गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी स्टूडेंट्स जो एसएससी के हैं, यूपीएससी के हैं या फिर अदर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। इस सेशन में कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। नेशनल इनकम का टॉपिक है हमारा ये, राष्ट्रीय आय का। तो इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो नेशनल इनकम जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, आप लोगों को आइडिया होगा कि जीडीपी नाम की एक चीज़ होती है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी जैसे हमारा देश है, हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन ना हो सके, वो फाइनल प्रोडक्ट को अगर आप उसका बाजार भाव पर या फिर कांस्टेंट प्राइस पर उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम वस्तुओं को, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हमारे देश की टेरिटरी में, हमारे देश के अंदर 100 गुड्स बन रही हैं और 10 रुपीज़ एक गुड्स का प्राइस है, तो टोटल क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 हो जाएगा जीडीपी। इसी तरीके से हम इससे जीएनपी निकाल सकते हैं। जीएनपी के अंदर करते क्या, हम जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होता है? हमारे देशवासियों के द्वारा विदेशों में की गई अर्जित आय और विदेशियों के द्वारा, विदेशी जो लोग हैं हमारे देश में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उसको हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं। और जो विदेशों से आए हुए लोग जो आय अर्जित करते हैं उसको हम नेगेटिव माइनस लेंगे, माइनस करेंगे उसको। और जो हमारे देश के नागरिक दूसरे देश में जाकर के जो इनकम करते हैं उसको हम प्लस कर देते हैं। इस तरीके से हम जीएनपी निकाल लेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी और जीडीपी में फ़र्क ये है, जीडीपी देश की टेरिटरी के अंदर होता है और जीएनपी बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। तो जीएनपी होने के बाद फिर हम निकाल सकते हैं इसे एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। जीडीपी में से अगर हम डेप्रिशिएशन माइनस करें, डेप्रिशिएशन को हिंदी में हम कहते हैं मूल्यह्रास। जो मूल्य में कटौती होती है वस्तु के, जैसे जैसे वस्तु पुरानी होती है तो उसके मूल्य में कटौती हो जाती है। और फिर जीडीपी में से जो घिसावट होगी हम उसे माइनस करेंगे तो वो हमें एनडीपी देगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब यहाँ पर होता है शुद्ध, शुद्ध अ, शुद्ध घरेलू उत्पाद। किसके बराबर हुआ? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। फिर लास्ट है हमारे पास एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके बराबर होता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो इस तरीके से हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास माइनस जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं और प्लस कर देते हैं हम उसमें सब्सिडीज़ को। इस तरीके से हम एनएनपी निकाल सकते हैं। और जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ये निकलेगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। इसके साथ प्रति व्यक्ति आय आप निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय होती है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो उसका जो भी आएगा वो हमारी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा जीवीए होता है एक टर्म्स, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशंस। क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का? मतलब होता है जीडीपी, जीडीपी जितना भी होता है उस जीडीपी में से अगर आप माइनस कुछ जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस करेंगे और सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे तो वो आपको जीवीए की वैल्यू देगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल जीवीए निकालने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। मान लो किसान ने 100 रुपीज़ की क्रॉप हुई किसान की, 100 रुपीज़ का मान लो उसका फसल का उत्पादन हुआ, तो 20 रुपये उसकी उसमें लागत आ गई होगी और 10 रुपये का उसमें डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं। तो जीवीए, नेट जीवीए हो गया 70। और वैसे अगर जीवीए आप देखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो वो 80 कहेंगे इसमें। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस एसएससी में पूछे जाते हैं उन पर हम गौर करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेशनल इनकम को काउंट कौन करता है? अभी हाल फिलहाल काउंटिंग करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जीडीपी हमारा जीएनपी के बराबर है? तो हम अभी करंट की सिचुएशन में जीडीपी हमारा
जीएनपी से ज़्यादा रहता है हमेशा। और क्या जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकता है? कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी का केस है, तो जीडीपी जीएनपी के बराबर हो जाता है उसमें, बंद अर्थव्यवस्था के मॉडल में। और इस टॉपिक से रिलेटेड और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि नेशनल इनकम काउंट करने के लिए कौन से मेथड हैं? एक इनकम मेथड है आय विधि, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड जिसको हम उत्पाद विधि कहते हैं, एक है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम व्यय विधि कहते हैं। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ इनकम जो होते हैं वो होते हैं लैंड से रेंट मिलेगा हमें, लेबर वेजेस लेती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर पर प्रॉफिट होता है। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर इनकम। इनमें से किसी को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको ये पूरा नेशनल इनकम देगा। नेशनल इनकम इसी के बराबर होती है, चाहे आप सारे खर्च जोड़ लें, चाहे फिर सारी जो है फैक्टर सर्विसेज जोड़ लें, या फिर फैक्टर इनकम जोड़ लें, तो उससे आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट विधि है, प्रोडक्ट मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी नेशनल इनकम को, प्रोडक्ट मेथड में जो जब हम गुड्स की वैल्यू लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू हम काउंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें, किसी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है जो जो फाइनल गुड्स ना हो, जिसका कोई फाइनली आकार प्रकार नहीं है, जिसमें वैल्यू एडिशन होकर के उससे कोई चीज़ बन सकती है, तो उस गुड्स की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर। अब ध्यान देना ये है कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें काउंट होती है, क्या क्या चीज़ें काउंट नहीं होती। नेशनल इनकम में जैसे कि जो भी सर्विसेज हैं जैसे सिंगर, डांसर और जो भी मतलब ये इनकम करते हैं उनकी वैल्यू को हम काउंट करते हैं। मतलब ये है कि नेशनल इनकम का पार्ट वो सर्विसेज होंगे जिसके लिए आपने कुछ किया है और उसके रिगार्डिंग आपको कोई पेमेंट मिली, तब आप उसे नेशनल इनकम का पार्ट कहेंगे। अगर आपने कोई काम किया और उसके अवज़ में आपको अगर आपने काम नहीं किया और फिर भी आपको कोई इनकम होती है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। जैसे कि आपके मदर फादर ने मान लो आपको कोई पॉकेट मनी दी है, मतलब खर्च करने के लिए, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। इसमें शेयर्स जो हम सेल परचेज करते हैं वहाँ से भी अगर आपको कोई प्रॉफिट वैल्यू आती है तो वो भी इसका पार्ट नहीं होती है नेशनल इनकम का। और नेशनल इनकम में कोई भी इलीगल तरीके से जो इनकम होती है उसको भी हम इसका पार्ट नहीं मानते बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हैं कुछ चीज़ें जिसमें आपको ध्यान देना होगा कि नेशनल इनकम का कौन सी चीज़ें पार्ट होती हैं, कौन सी चीज़ें पार्ट नहीं होती हैं। कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स होते हैं, ट्रांसफ़र इनकम्स, जिनको हम इसमें काउंट नहीं करते ट्रांसफ़र पेमेंट्स को। जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, गिफ्ट्स हो गए, यहाँ से भी अगर आपको कोई पेंशन्स हो गई, अगर कोई इनकम होती है तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। अब एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसने एक पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, लार्जेस्ट ऑफ जीडीपी, सबसे ज़्यादा जीडीपी कौन से सेक्टर से आता है? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से, सर्विस सेक्टर से, या डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? तो इसमें आंसर बनेगा सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर से हमारा आता है 55% जीडीपी। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंक्रीज इन आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा? ऑप्शंस हैं इसमें, डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा, या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा, कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी रहेगी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट जब बढ़ रहे हैं, आउटपुट जो बढ़ रही है उसकी दर ग्रेटर है, ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो इनपुट के लिए हमने यूज़ किया है, तो उस केस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। थर्ड क्वेश्चन है, इन इंडिया द मेजर प्रॉब्लम इज, इंडिया के अंदर मेजर प्रॉब्लम कौन सी है? लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लो रेट ऑफ सेविंग, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, नन ऑफ द अबव। तो इंडिया के अंदर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वो है हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब जितना जो पूंजी हम लगाते हैं उत्पादन के लिए उसका जो अनुपात है
पूंजी हम ज़्यादा लगाते हैं और उससे आउटपुट कम निकलती है। फिर एक क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका ऑप्शंस बनेगा, सही ऑप्शन है इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर। एक इसमें ये क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे नेशनल इनकम हम काउंट कर सकते हैं। तो एक आईवीडी है इनकम मेथड, फिर एक है प्रोडक्ट मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को काउंट कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1951 में बनी थी, 2 मई 1951 को। ये नेशनल इनकम को काउंट करता है। सीएसओ एनएसओ का पार्ट है गाइस, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पार्ट होता है सीएसओ। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस बन सकता है कि सीएसओ का काम क्या है। सीएसओ का काम होता है आंकड़ों को प्रकाशित करना, मतलब पब्लिश करना। एक क्वेश्चन इसने पूछा है, ऐसा कौन सा ईयर था जिसमें जीडीपी रिकॉर्ड जीडीपी रहा, 84.2% इंक्रीज रहा जिसमें, तो वो है 2003 का। 2003 में जीडीपी जो है रिकॉर्ड 84.2% ऊपर गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हैं, और कुछ मैं आपको फैक्ट्स इसमें बताता हूँ। पर कैपिटा इनकम जो है हमारे देश की, अगर हम बात करें, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। टोटल नेशनल इनकम जो है उसमें उसको डिवाइड कर देते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से, उससे प्रति व्यक्ति आय आती है। प्रति व्यक्ति आय जो गुरुग्राम की है, गुड़गांव की जिसको हम कहते हैं, गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उसकी हाईएस्ट है हरियाणा के अंदर। फिर दूसरे नंबर पर है पानीपत, तीसरे पर है फरीदाबाद, और लास्ट में है बिल्कुल नीचे मेवात। मेवात से जस्ट ऊपर है महेंद्रगढ़। प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम देखें 2020-21 में थी ये 86,659 रुपये, 2019-20 में थी ये 94,566। तो अभी कितनी होगी ये, अभी तकरीबन होगी ये, और फिर 2019-20 में हो गई थी करंट प्राइस पर 1,51,760। करंट प्राइस पर जब भी हम प्रति व्यक्ति आय लेते हैं तो वो ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें नेशनल इनकम जो होती है ज़्यादा होती है। 2020-21 में ये थी 1,45,679 रुपये। मतलब टोटल अगर हम देखें तो तकरीबन करीब 14-15 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति आय आती है इंडिया के अंदर। अगर हम हमारे देश की पूरी नेशनल इनकम की बात करें तो वो रहेगी करीब 280 लाख करोड़ के आसपास। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो रहेगी 14,000 के आसपास पर मंथ। और जो जीडीपी है हमारा वो भी करीब रहेगा 240 लाख करोड़ के आसपास। और ये ऊपर भी हो सकता है 2.60 लाख करोड़, 260 लाख करोड़ के आसपास। और हमारी इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, और ये हमारी 5वें नंबर पर है। सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका जिसकी है 23 यूएस ट्रिलियन डॉलर, और दूसरे नंबर पर है चाइना करीब 17 यूएस ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन यूएस डॉलर। और उसके बाद है जापान, जापान की है करीब 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और फिर जर्मनी की है तकरीबन 4.5 के आसपास, 4.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और 5वें नंबर पर हमारी है करीब 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और अगर हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो रैंकिंग है वो है करीब 100 के आसपास। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जो प्रति व्यक्ति आय में हमसे ऊपर हैं, उनका स्टेटस ऊपर है। तो प्रति व्यक्ति आय आपको क्या आइडिया देती है, जब भी किसी देश का स्टेटस आपको चेक करना हो कि कौन सा देश किस पोजीशन पर है, आर्थिक स्टेटस किसका किस स्थान पर है, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज के इस लेक्चर में जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था, और आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, और मेरा नंबर है 9873456635। आप अपना डाउट किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। और
एक दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं इसमें फैक्ट्स जो हैं। और नेशनल इनकम की सबसे पहली काउंटिंग की थी दादा भाई नौरोजी ने। और पर कैपिटा इनकम भी उन्होंने बताया था सबसे पहले 20 रुपये। और फिर उसका नेशनल इनकम का काउंट किया था VK RV राव ने, साइंटिफिक अनुमान दिया था इसका VK RV राव ने। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनी थी 1949 में, ठीक है। और NSSO बना था 1950 में। CSO बना है 2 मई 1951 को, जो हमने अभी डिस्कस किया। और नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं तो जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा जो इनकम की गई होती है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सिटीज़न हो हमारे देश का, उसमें वो लोग भी ऐड होते हैं जो लोग हमारे देश के जिनका इंटरेस्ट हमारे देश के हित में हो, ठीक है। जैसे सोनिया गांधी जी को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे। कोई विदेशी भी हो सकता है जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट हमारे देश में होगा, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट की सूची में आता है। तो सभी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। और GDP जो होता है प्रोडक्शन जो होता है हमारे देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का बाजार भाव पर मूल्यांकन अगर हम कर लेते हैं किसी एक वर्ष के अंदर, तो उसे हम GDP कहते हैं। और इसे हम GDP को कांस्टेंट प्राइस पर भी ले सकते हैं और करंट प्राइस पर भी ले सकते हैं GDP को। और इसमें कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई जो ध्यान देने की हैं कि GDP के अंदर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ काउंट नहीं होती हैं। GDP एक ग्रोथ रेट को बताता है, विकास को नहीं बताता। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि GDP आपका बढ़ रहा हो और मेजॉरिटी में लोगों को नुकसान हो रहा हो, मेजॉरिटी में लोगों की इनकम कम हो रही हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि किसी भी एक इंसान की भी अगर इनकम बढ़ती है तो उसमें GDP बढ़ेगा। मगर हो सकता है अब 10 लोगों की, मान लो 100 लोग हैं टोटल इकोनॉमी में, कंट्री में, और 90 लोगों को जो है नुकसान हो रहा है और 10 लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो उस केस में भी GDP बढ़ सकता है। मगर GDP कभी भी आपको विकास के बारे में नहीं बताता। GDP सिर्फ ग्रोथ रेट के बारे में आपको बताता है, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट हो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। और हाँ, एक और मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि जो हमारे पास ये अभी आपको क्वेश्चंस मैं बताने वाला था, एक सेकंड के लिए। जो इकोनॉमी का जो मॉडल है वो 5 सेक्टर में डिवाइड होता है। 5 सेक्टर मॉडल हम इकोनॉमी को काउंट करते हैं। और हमारी इकोनॉमी जो होती है डिवाइडेड होती है 5 सेक्टर मॉडल में। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हाउस होल्ड होता है, दूसरा प्रोड्यूसर होता है, तीसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया हमारा, जो बॉर्डर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। चौथा हमारा होता है बैंकिंग सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और पांचवा हमारा होता है इसमें गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट हो गया। तो टोटल 5 होते हैं, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और हमारा बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स। तो ये 5 होते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमी के, मतलब इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमी 5 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और इनका जो पैसा है वो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता है, सर्कुलर घूमता है। कोई भी इंसान जब गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है तो उसके रिगार्डिंग वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट करेगा तो दूसरे हैंड में पैसा जाएगा, फिर वहाँ से तीसरे हाथ में जाएगा। इस तरीके से पैसा रोटेट करता रहता है इकोनॉमी में, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।